दोस्तों नमस्कार। नंदिनी क्लासेस साहित्य चैनल में मैं डॉक्टर यशोकृति हजारे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों यदि मेरे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो दोस्तों टेलीग्राम में भी जुड़ सकते हैं आप। टेलीग्राम जो है वहाँ पे सर्च करिएगा नंदिनी क्लासेस डॉट साहित्य। वहाँ पे पोल क्रिएट किए जा रहे हैं और उस क्वेश्चन का आप पूरा फ़ायदा ले सकते हैं, तो आप वहाँ पे भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज लौकिक साहित्य के बारे में जानकारी आपको अवगत कराते हैं, विस्तृत रूप से अध्ययन कराते हैं। आदिकालीन लौकिक साहित्य। अच्छा दोस्तों इसके पहले एक और जानकारी दे दूं आपको कि आप आदिकालीन जो साहित्य है, नाथ साहित्य, जैन साहित्य, सिद्ध साहित्य, उसके बारे में आप पिछले वीडियो में भी जाकर आप ले सकते हैं, सुन सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आज देर न करते हुए हम लौकिक साहित्य के बारे में जानकारी लेते हैं। लौकिक साहित्य आदिकाल में जो पूर्वोक्त प्रमुख प्रवृत्तियों के अतिरिक्त स्वच्छंद रूप में लौकिक विषयों पर ग्रंथ लिखने की प्रवृत्ति भी मिलती है। यहाँ हम आदिकाल में उपलब्ध सभी लौकिक काव्यों का परिचय देकर इस स्वच्छंद धारा की प्रवृत्तियों को स्पष्ट करने का प्रयास करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो हिंदी साहित्य में आदिकाल, जैन और सिद्ध साहित्य धर्माश्रित होने के कारण, जो जैन साहित्य और सिद्ध साहित्य हैं वो धर्माश्रित होने के कारण, रासो साहित्य राजश्रित होने के कारण सुरक्षित रह गया था। जो जैन साहित्य है और सिद्ध साहित्य है वो धर्माश्रित होने के कारण और रासो साहित्य राजश्रित होने के कारण, मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है, उसके बारे में आप जाकर वहाँ सुन सकते हैं। लेकिन लोकाश्रित होने से सुरक्षित ना रह सका। जो लौकिक साहित्य है वो लोकाश्रित होने से सुरक्षित नहीं रह गया। अनेक ऐसे कारण हैं जो साहित्य लुप्त हो गया था। विभिन्न लोकगीतों के माध्यम से लोक में जो थोड़ा बहुत शेष रह गया था वो इतना अवश्य ज्ञात होता है कि आदिकाल में लौकिक साहित्य भी प्रचलित रहा है। तो हम जान लेते हैं कि लौकिक साहित्य कौन कौन से रहे हैं आदिकाल में। पहला देख रहे हैं ढोला मारूरा दुहा, दूसरा है बिसलदेव रासो, वसंत विलास, राउल वेल, उक्ति व्यक्ति प्रकरण, वर्ण रत्नाकर, अमीर खुसरो की रचनाएं तथा विद्यापति की पदावली। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, ये कई बार यहाँ से प्रश्न बनते हैं, तो इसका हम विस्तृत रूप से लोक साहित्य के विषय का हम जानकारी लेंगे। पहला आप देख रहे हैं ढोला मारूरा दुहा। जो ढोला मारूरा दुहा है उसके बारे में आपको जानकारी देती हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे एक ये जो है ढोला मारूरा दुहा वो 11वीं शताब्दी के समय काल की है। ध्यान रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा, 11वीं शताब्दी में यह रचित एक लोक भाषा काव्य है। दुहा घणाम पुराणम अक्षय, दुहा दुहा घणाम पुराणम अक्षय, ये पंक्ति इसकी प्राचीनता की ओर ही संकेत करती है। पश्चिमी हिंदी प्रदेश राजस्थान में यह काव्य अत्यंत लोकप्रिय रहा है। पश्चिमी हिंदी ये जो है वो बहुत ही वहाँ पे प्रचलन रहा है, लोकप्रिय रहा है, क्योंकि यद्यपि मूल कथा का संबंध ऐतिहासिक व्यक्तियों से है, किंतु राजस्थान के लोक जीवन से जुड़ने के कारण यह काव्य कृति पश्चिमी राजस्थानी में अति प्रिय लोकप्रिय हो गया। यह एक लोक गाथा काव्य है। क्या है? यह एक लोक गाथा काव्य है जो राजस्थान में अत्यंत प्रसिद्ध है। मैंने आपको अभी बताया है। राजस्थान में ढोला और मारवाड़ी के प्रेम की बातें का यहाँ पे वर्णन मिलता है। जैसे संदेश रासक और बिसलदेव रासो की भांति यह एक विरह काव्य है। बिसलदेव रासो और संदेश रासक ये विरह काव्य है दोस्तों, जिसका कथा सार जो है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। जैसे ढोला मारूरा की कथा है, बचपन में ढोला और मारवाड़ी का विवाह हो जाता है। और ये कहाँ के हैं मैं उसका थोड़ा सा जानकारी दे देती हूँ। जो इसको जो ढोला है, ढोला नामक राजकुमार है और मारवाड़ी नामक राजकुमारी की प्रेम कथा का वर्णन किया गया है। तो जो ढोला कछवाहा वंश के राजा, कौन? कछवाहा वंश के राजा नल का पुत्र ढोला, नल का पुत्र जो है वो ढोला, और जिस समय 3 वर्ष का था, ये जो था वो कछवाहा वंश के राजा जो नल का पुत्र है वो 3 वर्ष का था। और जो रानी के बारे में बात करेंगे, पुगल के राजा पिंगल, पुगल के राजा पिंगल की कन्या मारवणी केवल 1.5 वर्ष की थी, तभी दोनों का विवाह कर दिया गया था। कहा जाता है कि पुगल में अकाल पड़ने पर राजा पिंगल विवश होकर नल के राज्य में चले गए थे। तभी पिंगल की रानी ढोला पर रेज गई थी। जो पिंगल की रानी है वो ढोला पर रेज जाती है और उसने मारवाड़ी से उसका विवाह कर दिया जाता है। जब ढोला बड़ा हुआ
जब ढोला, जैसे आपने देखा कि वो 3 वर्ष का था, लेकिन जब वो बड़ा हुआ तब उसका दूसरा विवाह मालवा की राजकुमारी मालवणी से हो गया। इस पर मारवाणी बहुत दुखी हो जाती है, दुखी रहने लगती है। उसने ढांडियों के माध्यम से ढोला के पास अपना विरह संदेश भेजा। क्या भेजा? विरह संदेश भेजा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि इसको मैंने आपको बताया है कि विरह काव्य कहा गया है। तो ये दुखी रहने लगती है और ढांडियों के माध्यम से ढोला के पास अपना विरह संदेश भेजती है। और जो मालवणी के प्रयत्न से बहुत समय तक ढोला को यह संदेश ना मिल सका, किंतु अंत में क्या होता है कि मारवाणी अपने उद्देश्य में सफल हो जाती है और दोनों के पुनर्मिलन का समय आता है। इसका जिक्र यहाँ पे किया गया है। दोस्तों, ये जो लोक प्रसिद्ध प्रेम गाथा है वो आदिकालीन श्रृंगार काव्य परंपरा की एक महत्वपूर्ण कड़ी है। राउलवेल में कवि रोड़ा ने प्रेम वर्णन का जो परंपरा हिंदी में आरंभ की थी, उसको ढोला मारूरा दुहा की रचना से विकास की एक नई दिशा प्राप्त होती है। वीररस की कृतियों में भी एक श्रृंगार प्रभावी तत्व बनकर समा जाता है। इस काव्य में नारी हृदय की अत्यंत मार्मिक व्यंजना मिलती है। प्रेम का सात्विक किंतु सरस पक्ष इसमें विस्तार से प्रस्तुत किया गया है। कवि ने मारवाणी के भावों की व्यंजना में संस्कृत के प्रेम काव्यों की परंपरा का प्रभाव भी ग्रहण किया है और ऋतुओं के जो ऋतु होते हैं, ऋतुओं की सरसता के संदर्भ में मालवणी और मारवाणी के विरह वर्णन का हृदय पर स्थायी प्रभाव दिखाई देता है। तो दोस्तों, जब ढोला मारूरा दुहा दोहों में मिलता है, ढोला मारूरा दुहा का जो मूल रूप है वो दोहों में मिलता है। ये दोहे श्रृंगार रस की जो परंपरा आरंभ करते हैं, जैसे बिहारी के काव्य में प्रतिफलित दिखाई देता है। मारवाणी के वियोग और संयोग जो चित्र है, इन दोहों में अधिक भावपूर्ण बन पड़े हैं, जबकि बिहारी के दोहों की नायिका के संयोग और वियोग चित्रों में कला पक्ष की प्रधानता है। और बात करूं अगर मैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, नरोत्तम दास स्वामी, विश्वनाथ प्रसाद आदि विद्वान ने इन काव्य के भाव गांधीर्य को परिष्कृत और लोक रुचि का प्रतीक माना है। तो दोस्तों, ये जो कहानी है वो ध्यान रख लीजिएगा, छोटी ही है और बहुत प्रचलित है, बहुत प्रसिद्ध है ये राजस्थान में, ये ढोला मारूरा दुहा। और इसका पूछा जाता है, ढोला मारूरा दुहा जो है वो लौकिक साहित्य के अंतर्गत आ जाता है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें मैंने आपको बताया है ये 12 मासा का वर्णन नहीं मिलता है यहाँ पे, जिसमें केवल पावस ऋतु का वर्णन विस्तार है। ढोला मारूरा दुहा मारवाड़ का वास्तविक जीवन प्रतिबिंब होता है। इसमें जनजीवन, प्रकृति, समाज, वातावरण, लोकाचार और लोक विश्वास का जैसा सरस सजीव स्वाभाविक चित्र उभरा है। और शैली की दृष्टि से ढोला मारू दोहा जो है वो लोकगीत की श्रेणी में आता है। दूसरा देख रहे हैं आप बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो के बारे में हमने जिक्र किया है, थोड़ा इसमें भी बता देते हैं। बिसलदेव जो है हिंदी आदिकाल की श्रेष्ठ रचना नरपति नाल्हा की है। यह एक प्रेम काव्य है जिसमें संयोग और वियोग गीत गाए गए हैं। अजमेर के चौहान जो है विग्रहराज बिसलदेव तथा भोज परमार की पुत्री राजमती के विवाह वियोग का पुनर्मिलन की कथा सरल और सरस शैली में प्रस्तुत की गई। इसके बारे में मैंने पूरा विस्तृत रूप से जानकारी पिछले वीडियो में दिया है दोस्तों, आप वहाँ पे भी सुन सकते हैं इसके बारे में। तो ये जो राजमती के व्यंग्य बाणों से रुष्ट होकर क्या होते हैं, जो राजा है वो उड़ीसा चले जाते हैं। 12 वर्ष तक जो है वो लौट कर नहीं आते हैं और पति के वियोग में अत्यंत दुखी हो जाती है जो रानी है और बिसलदेव को संदेश भेजती है। और अंत में बिसलदेव को लौट आने पर दोनों का पुनर्मिलन हो जाता है। संपूर्ण कथा जो है 100 कहीं पे 125 और कहीं 120 छंदों का वर्णन मिलता है। और दोस्तों, इतना ही आप जान लीजिए कि बिसलदेव रासो जो है नरपति नाल्हा का है। ये ध्यान रख लीजिएगा, बस इसके इतना ही। और बिसलदेव जो है विरह काव्य के अंतर्गत आ जाता है, जैसे आपको मैंने यहाँ पे बताया है। ठीक है, आगे देखते हैं। वसंत विलास के बारे में जिक्र करते हैं। वसंत विलास क्या है? वसंत विलास भी लौकिक साहित्य के अंतर्गत है। माता प्रसाद गुप्त ने विभिन्न प्रमाण देकर वसंत विलास की एक रचना काल जो है वो 13वीं और 14वीं शती माना है। इस कृति में रचयिता का पता नहीं चल पाता है, बोला जा रहा है, और यह अत्यधिक सरस साहित्यिक कृति है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। ये कथन जो है
वसंत विलास का रचना काल 13वीं-14वीं शताब्दी के मध्य माना गया है। इस कृति के रचयिता का पता नहीं चलता है। जो आप देख रहे हैं यहाँ से यह एक अत्यधिक सरस साहित्यिक कृति है और आधुनिक भारतीय आर्य भाषा साहित्य के आदिकाल के इतिहास में बेजोड़ है। दोस्तों, ये कथन भी पूछा जा सकता है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कथन, ध्यान रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा कि माता प्रसाद गुप्त का वसंत विलास के बारे में है। इस रचना में 84 दोहों में वसंत ऋतु और स्त्रियों पर उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी जो है वो वर्णन प्राप्त होता है। और अगर कहूँ कि इसमें जो सर्वप्रथम यह जो रचना है वो हाजी मोहम्मद स्मारक ग्रंथ में सन 1952 में प्रकाशित हुआ था। श्री केशव लाल हरसाद राय ध्रुव इसके संपादक रहे हैं, प्रथम संपादक रहे हैं। उन्होंने 1451 ईस्वी में एक हस्तलिखी प्रति के आधार पर इसका संपादन किया था। 1491, ध्यान रखिएगा, याद रख लीजिएगा, 1451 ईस्वी में एक हस्तलिखित प्रति के आधार पर इसका संपादन किया गया था। इसे इस कृति की रचना जो है इस काल में 1451 ईस्वी पूर्व माना जाता है, होना चाहिए, ऐसा कहा गया है। तो डॉक्टर जो माता प्रसाद गुप्त हैं, उन्होंने विभिन्न प्रमाण देखकर यह मत निर्धारित कर लिया है कि यह रचना जो है अधिक से अधिक विक्रमी 14वीं शती के मध्य ईस्वी 13वीं शती की होनी चाहिए, ऐसा मानते हैं। इस कृति में रचयिता का मैंने आपको बताया कि पता नहीं चलता है। 84 दोहों में वसंत और स्त्रियों का, उसके विलासपूर्ण प्रभाव का मनोहारी चित्रण किया गया है। बस इतना ही महत्वपूर्ण है। वसंत विलास ने और राविल वेल की श्रृंगार भावना को चरम सीमा तक पहुंचा दिया है। इस काव्य में सरस वर्णनों को पढ़कर सूर्य की श्रृंगार भावनाओं और उनके पश्चात रीतिकालीन कवियों की श्रृंगारिता साहित्य में अचानक आ जाने वाली प्रवृत्ति नहीं रह जाती। न उनके लिए संस्कृत साहित्य में परंपरा की खोज करना आवश्यक प्रतीत होता है। तो दोस्तों, इसमें बस इतना ही महत्वपूर्ण है। वसंत विलास जो है वो माता प्रसाद गुप्त के कथन को याद रख लीजिएगा, समय काल ध्यान रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा 1451 ईस्वी में हुई थी। इसमें एक जो पंक्ति मिलती है, कवि लिखते हैं यहाँ पे, किशोर मदन का मंदिर गुंजन मन में अनुभव करती हुई कांपने लगती है। जो यहाँ पे युवतियां होती है वो इसका वर्ण जिक्र है। इणी परी कोइल कुजई पुंजई युवती मनोर विधुर वियोगिनी धुंजई धुंजई कुजई मड़य किशोर मयण किशोर। तो ये जो पिंगल सरस ब्रजभाषा का रूप ले प्रतितलित होती है, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं काव्य भाषा से, और उस पर अलंकारिकता की गहरी छाया भी इसमें यहाँ कहीं ना कहीं दिखाई देती है। और इसके बारे में अब थोड़ा देखते हैं आगे राउल वेल के बारे में। राउल वेल के जिक्र भी आया हुआ है। राउल वेल जैसे गद्य साहित्य का अंतर्गत इसको माना गया है। गद्य पद्य जो चंपू काव्य है, चंपू काव्य क्या होता है, गद्य और पद्य, चंपू काव्य है गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है राउल वेल। और इसमें आप देखेंगे कि कुछ स्फुट प्रयास किए गए हैं। जैसे रचयिता ढोला रोढ़ा नामक कवि माना गया है, इसके रचयिता है रोढ़ा नामक कवि माने गए हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यह एक शिलांकित कृति है, यह एक शिलांकित कृति है जिसका पाठ बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय से उपलब्ध कर प्रकाशित कराया गया था। और दोस्तों, इसके बारे में विद्वानों ने इसका रचना काल जो है वो 10वीं शताब्दी स्वीकार की है। यह गद्य पद्य मिश्रित चंपू काव्य की प्राचीनतम हिंदी कृति है। इसकी रचना राउल नायिका के नखसिख वर्णन के प्रसंग में हुई है। आरंभ में कवि ने राउल के सौंदर्य का वर्णन किया है, राउल के सौंदर्य का वर्णन पद्य में किया है और फिर गद्य में प्रयोग किया है। शुरू में क्या होता है, इसके कवि जो है वो राउल के सौंदर्य का वर्णन पद में करते हैं, फिर बाद में गद्य में प्रयोग मिलता है। इस कृति के रचयिता मैंने आपको बताया है रोड़ा नामक कवि माने जाते हैं। और दोस्तों, इसमें जो है वो राउल वेल से हिंदी में नक्सिक वर्णन श्रृंगार परंपरा आरंभ होती है। इसकी भाषा में हिंदी की 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं। कितने? 7 बोलियों के शब्द मिलते हैं जिनमें राजस्थानी प्रधान है। कवि ने विषय वर्णन बड़ी तन्मयता से किया है। नायिका राउल का श्रृंगार आकर्षण से भरा हुआ है। वह सहज रूप में जितनी सुंदर है उतनी ही सहज सुंदर उसकी सज्जा भी है। इस सौंदर्य के अनुकूल ही उसकी भावदशा भी है। रोड़ा ने उपमा
उत्प्रेक्षा आदि अलंकारों का प्रयोग करके उसके रूप वर्णन को प्रभावशाली बना दिया है। कवि ने गद्य में भी अलंकारिक भाषा का कितनी सफलता से प्रयोग किया है, इसका एक उदाहरण आप देखते हैं। जैसे कहूँ, एहू गौण तुहू एको कौ पनु और वर को तयम सहु या वालई। इस तरह से इसका जिक्र मिलता है। बस राहुल वेल के लिए इतना ध्यान रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि रोड़ा नामक इसमें कवि हैं और एक शिलांकित कृति है और इसका जो है पाठ, जिसका पाठ बम्बई के प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में उपलब्ध प्रकाशित कराया गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण। बस उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बारे में बात करते हैं दोस्तों। उक्ति व्यक्ति प्रकरण, इस ग्रंथ की रचना जो है दामोदर शर्मा है। समय काल आप देख रहे हैं 12वीं शताब्दी की एक महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण जो है वो समय काल 12वीं मिलान के लिए आ जाता है और व्याकरण ग्रंथ है, ये आ जाता है कि क्या है। तो व्याकरण ग्रंथ है, बनारस के आसपास के प्रदेशों की तत्कालीन संस्कृति और भाषा आदि पर प्रकाश डाला गया है। इसमें जो जिक्र किया गया है वो, और हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार एक यहाँ पे कथन प्राप्त होता है दोस्तों। यह जो है एक मतलब हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा है कि एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, जिससे बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर अच्छा प्रकाश पड़ता है तथा उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है। अगर देखना होगा तो आप बता देती हूँ मैं फिर से एक बार। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण व्याकरण ग्रंथ है, जिसमें बनारस और आसपास के प्रदेशों की संस्कृति और भाषा पर अच्छा प्रकाश पड़ता है तथा उस युग के काव्य रूपों के संबंध में भी थोड़ी बहुत जानकारी मिलती है। इस ग्रंथ के बारे में ये जो है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उक्ति व्यक्ति के प्रकरण के बारे में कथन है। इस ग्रंथ के भाषा का जो उदाहरण देखेंगे, जैसे वेद पढ़ब स्मृति अभ्यासी पुराण देखब धर्म करब, इससे पता चलता है कि तत्कालीन गद्य और पद्य की भाषा में तत्सम शब्दावली का प्रयोग भी बढ़ता जा रहा था। हिंदी व्याकरण को एक और उस काल में ध्यान दिया जाने लगा था और ये पुस्तक से यह पता चलता है कि मतलब वहाँ पे हिंदी व्याकरण की ओर ध्यान दिया जाने लगा था। अब आते हैं दोस्तों उक्ति व्यक्ति प्रकरण के बाद वर्ण रत्नाकर। वर्ण रत्नाकर भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। वर्ण रत्नाकर में जैसे देखेंगे कि मैथिली भाषा में रचित है। ये जो है क्या है, मैथिली भाषा में रचित है, एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है और इसके जो रचयिता है वो क्या है, ज्योतिश्वर ठाकुर नामक मैथिल कवि हैं। और ये मैथिल कवि थे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी यहाँ पे मत है, इसकी रचना जो है वो 14वीं शती मानते हैं। इसका समय काल है 14वीं शताब्दी में हुई होगी, हजारी प्रसाद द्विवेदी का मत है। इस ग्रंथ की जो भाषा है वो कवित्व, अलंकारिकता तथा शब्दों की तत्समता की प्रवृत्तियां उपलब्ध दिखाई देती हैं। गद्य में नायिका के सौंदर्य का वर्णन किया गया है। किस प्रकार से किया है? पुनु कैसनी नायिका काम देवक नगर ऐसन शरीर निष्कलंग चांद ऐसन मुँह कंदल खंजरीर ऐसन लोचन यमुना के तरंग ऐसन भुजई। इन पंक्तियों में जब देखेंगे कि वर्ण रत्नाकर एक शब्दकोश का प्रतीत होता है, किंतु जो सौंदर्य है उसका वर्णन करते समय कवि की प्रतिभा साफ झलकती है। हिंदी गद्य के विकास में राहुल के साथ साथ वर्ण रत्नाकर का योगदान भी कम नहीं रहा है। तो दोस्तों इस तरह से ये वर्ण रत्नाकर का है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। बस इतना ही याद रख लीजिएगा, वर्ण रत्नाकर के जो है वो ज्योतिश्वर ठाकुर हैं और समय काल जो है वो 14वीं शताब्दी मानी गई है। बस इतना ही बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है। अमीर खुसरो बहुत ही महत्वपूर्ण है, सिलेबस में लगा हुआ है। तो दोस्तों अमीर खुसरो के बारे में हम थोड़ा सा विस्तृत रूप में जानकारी लेंगे, लेकिन यहाँ हम थोड़ा सा लौकिक साहित्य के हिसाब से थोड़ा सा बता देते हैं। अमीर खुसरो को सभी आप परिचित हैं अमीर खुसरो से। जो खुसरो की पहेलियाँ हैं,
आदिकाल में इनका जो है वो हास्य और विनोद परक इन्होंने रचनाएँ लिखी हैं। खड़ी बोली में प्रस्तुत करने का श्रेय आमिर खुसरो को जाता है। इनका वास्तविक नाम बहुत ही महत्वपूर्ण, इनका वास्तविक नाम अबुल हसन था। ये पूछा जाता है, प्रश्न कई बार बनते हैं। आदिकाल में खड़ी बोली को एक काव्य भाषा बनाने वाले आमिर खुसरो का प्रथम कवि के अंतर्गत आ जाते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये भी। आदिकाल में खड़ी बोली को काव्य की भाषा बनाने वाले कौन थे? तो अमीर खुसरो थे। इन्होंने हिंदू मुस्लिम के बीच एकता स्थापित करने का सर्वप्रथम प्रयास किया था। खुसरो अनेक भाषाओं के विद्वान थे, जैसे तुर्की, अरबी, फारसी, ब्रज, खड़ी बोली, इन पर समान अधिकार प्राप्त था। मनोरंजन के माध्यम से जो है इन्होंने लोक व्यवहार की शिक्षा देना इनका एक साहित्य का उद्देश्य था। कविता के राजश्रय में पलने के कारण सामान्य जनता से उसका संबंध टूट चुका था। खुसरो के प्रयत्न में भी जनसामान्य के समीप आ गई थी। ये आदिकालीन के अंतर्गत ही है। इतना अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि अमीर खुसरो जो है वो उनका पूरा जो वास्तविक नाम है अबुल हसन था और खड़ी बोली को काव्य भाषा बनाने वाले अमीर खुसरो के प्रथम कवि हैं। और इसके बारे में थोड़ा सा जैसे जान लें कि ये मनोरंजन की रचनाएं लिखा करते थे। रसिकता का अवतार अमीर खुसरो में दिखाई देता है, जैसे फुटकर पहेलियाँ, मुखरियाँ, दो सुखने, ढकोसला, ये आदि इनकी प्रसिद्ध हैं। 20-22 तो रचनाएँ जो है प्राप्त से अधिक नहीं है, ऐसा कहा जा रहा है। तो दोस्तों ये जो पहेलियाँ हैं उन्होंने लिखी है, मुखरियाँ लिखी हैं, दो सुखने लिखे हैं, ढकोसला लिखा है, इस तरह से उनके हैं। तो देखिए ये बहुत आप जानते हैं इसके बारे में, सुना होगा। एक थाल मोतियों से भरा, सबका ऊपर औंधा धरा, चारों तरफ वह थाल फिरे, एक मोती उसके एक न गिरे। ये क्या है? पहेलियां हैं। तो ये है आकाश। एक कहानी मैं बहू, सुन ले तू मेरे पूत, बिना परों के वह उड़ गया, बांध गले में सूत। तो ये है क्या है? पतंग। और मुखरिया है, वह आवे तब शादी होए, उस दिन दूजा और न कोय, मीठे लागे बांके बोल, क्यों सखी साजन न सखी ढोल। ये मुखरिया हैं। जब मेरे मंदिर में आवे, सोते मुझको आन जगावे, पढ़त फिरत वह विरह के अक्षर, सखी साजन न सखी मच्छर। तो दोस्तों ये है खुसरों की पहेलियाँ। और इसमें और भी मिलते हैं इसके पहेली, जैसे तरवर सी एक तिरिया उतरी, उसने बहुत रिझाया, बाप का उसने नाम जो पूछा, आधा नाम बताया, आधा नाम पिता पर प्यारा, बुझ पहेली गोरी, अमीर खुसरो यो कहे, अपने नाम ना बोली निबोरी। तो दोस्तों ये पहेली जो है इनका यहाँ पे दिखाई देता है। हम इसके बारे में विस्तृत अध्ययन अमीर खुसरो के बारे में विस्तृत अध्ययन करेंगे, क्योंकि नेट के सिलेबस में लगा है। तो आज के लिए दोस्तों ये जो अच्छा एक और छूट गया है, जयचंद प्रकाश जय मयंक जस चंद्रिका के बारे में जिक्र कर दूं थोड़ा सा। जो जयचंद प्रकाश है और जय मयंक जस चंद्रिका, नोट कर लीजिएगा दोस्तों। ये जो है वो कृतियाँ राठौड़ा ख्यात की कृति है, और किंतु ये अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है इसके बारे में, ऐसा माना जाता है। तो ये जो है जय मयंक और जस चंद्रिका के रचनाकार जो है वो मधुकर हैं, और जयचंद प्रकाश के जो रचयिता है वो नाम प्राप्त होता है। जयचंद प्रकाश केदार नामक कवि प्राप्त होता है, और जय मयंक जस चंद्रिका जो है मधुकर कवि प्राप्त होते हैं। इसका जो मधुकर कवि का समय काल है जय मयंक जस चंद्रिका का 1186, ध्यान रख लीजिएगा, याद रख लीजिएगा दोस्तों, 1184 ईस्वी में की गई थी। ये उतना महत्वपूर्ण नहीं है, बस इसमें यही पूछा जाता है कि जयचंद प्रकाश किसका है, तो केदार का। जय मयंक जस चंद्रिका है वो है मधुकर जी का। मधुकर बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये प्रश्न आ जाता है। तो दोस्तों ये जो है आप देख रहे हैं, पूरा आपने देखा है लौकिक साहित्य के बारे में। उम्मीद है आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट जरूर करिए, ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे। और अगले वीडियो के साथ मिलते हैं। शुक्रिया, धन्यवाद।